देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ, आपने ठीक पहचाना, ये तो बॉल है। इस बॉल से बच्चे और आप लोग भी कभी कभी खेलते हैं। ज़रा देखिए, ये जो बॉल है ये अभी अगर हम मान लें तो कैसा है, स्थिर है, ये स्थिर है। लेकिन देखिए अब इसमें क्या आ गया, उछाल आ जा रहा है। कैसे भाई? क्योंकि मैंने प्रयास किया, इस पर क्या लगाया, बल लगाया। और देखिए ज़रा ये बॉल को देखिए, ये भी गोल है, इस पे मैं ये बल लगा रहा हूँ तो देखिए ये चपटा हो जा रहा है। इसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसके कारण? बल लगाने के कारण। और देखिए ये विराम में, लेकिन अब ये गति में। तो आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं ये बल तथा गति के नियम। सबसे पहले हम लोग देखें, हमने लिखा है वस्तु की स्वाभाविक अवस्था क्या है, विराम या एक समान गति। यदि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई बॉल रखी हुई है, उसको जब आप पाँव से मारते हैं तो उसमें गति तो आ जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद वह बॉल स्वतः रुक जाती है। उसी तरह से हम देखें कि कोई साइकिल पर आप चढ़िए, पैडल मार देते हैं, साइकिल चलना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद वह साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि विराम की अवस्था ही किसी भी वस्तु का वास्तविक स्वभाव होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। इस चैप्टर में इन सारे प्रश्नों का हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। अब देखिए दूसरा है कि एक समान गति। क्या ऐसा संभव है कि कोई वस्तु यदि एक समान गति से गतिमान है तो वह हमेशा उसी गति से गतिमान रहेगी? क्या यह संभव है या नहीं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस पाठ में देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखें कि बल क्या है और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का कारक कौन है। किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का कारक है बल। जैसे हमने देखा कि अभी बॉल रखी हुई है, उसको जैसे ही खिलाड़ी पैर से मारता है तो वह विराम की अवस्था से कैसी अवस्था में आता है, गति की अवस्था में। जैसे कोई रबर बैंड रखा हुआ है, यदि उसको हम मोड़ते हैं तो बल लगाते हैं, उसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अर्थात किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें जिस कारक की जरूरत है वह कारक क्या है, बल है। बल हम लोग कैसे लगाते हैं, या तो पुश करके या पुल करके, या तो धक्का देते हैं या खींचते हैं। जैसे आप दरवाजे को जब खोलते हैं तो धक्का देते हैं, दरवाजे को जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, खींचते हैं उसको। उसी तरह से आप अपने अलमीरा का ड्रॉवर खोलेंगे तो क्या करेंगे, खींचेंगे। खींचना मतलब बल को उस पर लगाना। तो हम कह सकते हैं बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर खींचने या धक्का देने से लगता है। अब आइए हम लोग देखें कि बल क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो आइए इसके लिए हम लोग पहले इसका एक क्रियाकलाप देखें, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इस बॉल को देखें। ये बॉल स्थिर अवस्था में है, अभी विराम की अवस्था में है। अब देखिए ज़रा इस पे हम लोग प्रयास करते हैं, मतलब बल लगाते हैं तो क्या होता है। देखिए बल लगाते ही ये कैसी अवस्था में आ गया, गति की अवस्था में आ गया। और दूसरी स्थिति देखिए, मान लीजिए यह जो बॉल है, यहाँ से देखिए ये गति की अवस्था में जा रहा है, यहाँ बल लगा के कौन सी अवस्था में आ गया, विराम की अवस्था में आ गया। ज़रा और भी देखिए ये बॉल ऐसे जा रहा है और ऐसे लगा दिए तो इसकी गति की दिशा ऐसे थी, अब कैसे बदल गई, ऐसे बदल गई। इस तरह से हम लोगों ने देखा बल का प्रभाव। आइए हम लोग देखें कि बल का और क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए ये एक पाइप है, यहाँ रखी हुई है। अब ज़रा देखिए इस पाइप पे यदि हम लोग ऐसे प्रयास करते हैं, अर्थात क्या करें, बल लगा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, देखिए धीरे 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 इसकी आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसके कारण, बल लगाने के कारण। अर्थात बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकती है। और दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग बना हुआ, ये गोलाकार बना हुआ, वायर का बना हुआ, तार का। देखिए ज़रा इस पे हम लोग बल लगाएं तो क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन होगा। देखिए इसके आकार में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। देखिए तो बल लगाने से इसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। देखिए इसका आकार ऐसा हो गया, थोड़ा और लगा देंगे तो ऐसा हो गया आकार। इसका मतलब बल किसी वस्तु के
आकृति और आकार दोनों में परिवर्तन कर सकता है। आपने जो अभी क्रियाकलाप देखा उसमें देखा कि बल विराम से गति की अवस्था में किसी वस्तु को ला सकता है। क्यों? ये जो फुटबॉल थी स्थिर थी और जैसे उस पे हाथ से बल लगाया गया वह गति की अवस्था में आ गई। दूसरा बल और क्या कर सकता है भाई? गति से विराम की अवस्था में किसी वस्तु को ला सकता है। आपने देखा बॉल गति में थी, फिर उसको जब दूसरे हाथ से रोका गया, बल लगाया गया, तो वह पुनः विराम की अवस्था में आ गया। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि बॉल जा रही थी किस दिशा में, और जैसे ही दूसरी दिशा में बल लगा दिया गया तो उसकी गति की दिशा बदल गई। अर्थात बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और हमने देखा कि किस तरह से बल लगाने से जो पाइप था उसके आकार में परिवर्तन हो गया, उसकी आकृति बदल गई, साथ ही जो हमारा रिंग था उस रिंग में फिर किस तरह से उसके आकार में परिवर्तन हो गया। इस तरह से हमने देखा कि बल किसी वस्तु को की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है और साथ ही उसके आकार और उसके आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अब जरा एक दूसरे प्रश्न की ओर आए। मान लीजिए कोई एक ये दीवार है, चलिए इस दीवार पे मैं ये बल लगा रहा हूँ, बल तो लगा रहा हूँ, लेकिन दीवार में कोई गति आई क्या? नहीं आई। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। आखिर क्यों भाई? मैंने तो बल लगाया। इसका मतलब है कि मैं जो बल लगा रहा हूँ वह बल कहीं न कहीं दूसरे द्वारा भी उतना ही बल लगाया जा रहा है। आप देखिए, जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है और दो साथी मिलकर उसको धक्का देते हैं। जब धक्का देते हैं तो देखते हैं कि वह बॉक्स पहले नहीं आगे बढ़ा, लेकिन जब ज़ोर से धक्का देते हैं तो वह बॉक्स आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो बल के द्वारा धक्का लगा रहे हैं उस बल को कोई वहाँ पे संतुलित कर रहा है। तो आइए हम लोग थोड़ा क्रियाकलाप देखें, फिर हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग देखें कि किस तरह से दो बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ स्प्रिंग बैलेंस है, इसके द्वारा इस लकड़ी के डब्बे पे हम लोग बल लगाएंगे। ध्यान दीजिए, यह लकड़ी का डब्बा और यह टेबल की सतह दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा है, वह घर्षण का बल होगा। और उसके विपरीत हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं स्प्रिंग के द्वारा। देखिए जब इसको इस ओर खींचा जा रहा है तो अभी देखिए 0 से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वुडन ब्लॉक आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन बल की मात्रा जैसे ही बढ़ाते हैं तो वुडन ब्लॉक में गति आ जाती है। क्यों? चूँकि जो लगाया गया बल है वह घर्षण बल से अधिक हो गया। इसी को जरा हम लोग और दूसरे रूप में देखें। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक चौक का हम लोग ये चौक का डब्बा रख दिए, तो अब घर्षण बल का मान बढ़ गया होगा। अब जरा देखें हम लोग कि क्या होता है। देखिए ये बल लगाया जा रहा है, 50 हो गया, अभी भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो घर्षण बल है वो लगाए गए बल से अधिक है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। जरा और आगे बढ़िए, अभी भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब अभी भी लगाया गया बल घर्षण बल से कम है। अब देखिए इस स्थिति में भी नहीं, 150 इकाई हो गया है लगाया गया बल, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 200 इकाई जैसे होता है तो ये मूव करना शुरू कर दिया, गति हो गई। अर्थात इस स्थिति में जो लगाया गया बल है वो घर्षण बल से अधिक है, इसी के कारण यह गति में आ गया। आइए हम लोग देखें कि यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो उसका परिमाण क्या होगा, उसका परिणामी बल क्या होगा और उसकी वस्तु की गति किस तरफ होगी। देखिए यहाँ एक वस्तु है, इधर एक स्प्रिंग बैलेंस है, इससे इस पर हम बल लगाएंगे और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा इस दिशा में इस पे बल लगाया जाएगा। देखिए अभी की स्थिति देखिए, इसका 0 है पाठ्यांक, इसका भी पाठ्यांक यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, दोनों का पाठ्यांक क्या है, 0 0 है। अब देखिए हम लोग लगा रहे हैं बल, देखिए यहाँ पे हमने 50 लगा दिया और देखिए उधर भी 50 लगाया है। तो देखिए अभी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थात दो बल लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं और परिमाण में बराबर हैं, तो इस वस्तु के गति में कोई भी परिवर्तन, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ज़रा फिर बल को और बढ़ा दें, देखिए यहाँ भी 100, वहाँ भी 100,
दोनों तरफ हम लोग क्या कर दें, 100-100 का बल लगाए, फिर अर्थात दोनों बल बराबर है और विपरीत दिशा में है, इसलिए इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखिए ज़रा, इधर बल को हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, ये 200 हो गया और इधर कम है, तो क्या हो रहा है, वस्तु इधर गति कर रही है। अब ज़रा देखिए इसके परिमाण को, यदि बाएं तरफ मेरे बाएं हाथ के परिमाण को बढ़ाते हैं हम लोग, देखिए तो वस्तु गति किधर करने लगी, दूसरी ओर करने लगी। देखिए यहाँ 100 है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा बल है। अर्थात यदि दो विपरीत बल किसी वस्तु पर लग रहे हों और वे असमान हों, तो वस्तु उस दिशा में गति करेगी जिस दिशा में ज़्यादा परिमाण वाला बल कार्य कर रहा है। क्रियाकलाप देखने के बाद हम लोग आए जरा इनका संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में अध्ययन करें। संतुलित बल क्या है? यदि किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो हम कहते हैं कि वे संतुलित बल का निकाय बना रहे हैं। असंतुलित बल क्या हुआ? यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य नहीं हो तो हम कहते हैं कि उस पर असंतुलित बलों का निकाय कार्य कर रहा है। आपको मैं अब उस क्रियाकलाप से जोड़ता हूँ। आपने देखा कि उस क्रियाकलाप में जब वुडन ब्लॉक पे दो स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग विपरीत दिशा से बल लगा रहे थे तो वह तब स्थिर अवस्था में था जब दोनों बल समान थे और विपरीत थे। लेकिन जैसे ही एक तरफ का बल ज़्यादा हो गया तो वह जिधर ज़्यादा बल लग रहा था उधर गति करना शुरू कर दिया। अर्थात जब दोनों बल लग रहे थे विपरीत दिशा में और समान थे तो वे संतुलित बल का निकाय बना रहे थे। लेकिन जब उनका परिमाण असमान था तो वे असंतुलित बल का निकाय बनाना शुरू कर दिए और वह वस्तु उसी ओर गति करने लगती है जिधर बल का परिमाण अधिक होगा। और दूसरा हमने देखा कि जब हम लोग वुडन ब्लॉक के ऊपर चौक का बॉक्स रखे हुए थे या वुडन ब्लॉक को ही स्प्रिंग बैलेंस से बल लगा के खींच रहे थे तो शुरू में वो गति नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि हम बल तो लगा रहे थे लेकिन उस बल को जो घर्षण बल था वह बैलेंस कर ले रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा बाह्य बल उससे अधिक हो गया तो उसमें गति प्रारंभ हो गई। इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन करना है तो उस पर असंतुलित बल लगाना होगा। अर्थात असंतुलित बल किसी वस्तु के गति या अवस्था के परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अभी प्रयोग के द्वारा हम लोगों ने संतुलित और असंतुलित बल के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि किसी वस्तु की अवस्था या उसकी गति में परिवर्तन के लिए अर्थात विराम से वो गति में आ जाए या गति से विराम की अवस्था में आ जाए उसके लिए किसी असंतुलित बल की आवश्यकता है। हमने शुरू में चर्चा की थी कि यदि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं या लोगों ने शुरू से यह देखा कि किसी वस्तु की जो वास्तविक स्थिति है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह विराम की स्थिति होती है, यह मान्यता थी। लेकिन गैलीलियो ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने दर्शाया कि नहीं केवल विराम ही नहीं बल्कि एक समान गति की अवस्था भी किसी वस्तु की प्रवृत्ति हो सकती है। आइए उनका प्रयोग जो आनत तल प्रयोग के नाम से है उसको देखें। हम लोग लिखते हैं गैलीलियो का प्रयोग। उन्होंने क्या किया कि ये देखिए आनत तल है, ये जितना झुका हुआ यह भी उतना ही इधर झुका हुआ है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माना कि यह जो आनत तल है उसमें घर्षण 9 के बराबर है। जब वो यहाँ से गोली को उन्होंने गिराया, जब इस गोली को गिराया गया तो गोली गुरुत्व के कारण नीचे की ओर आई, गुरुत्व बल के कारण, और फिर आगे बढ़ते हुए देखा गया कि इस दूसरे तल की ओर ठीक उतनी ही ऊंचाई तक पहुँचती है। अगला उन्होंने क्या किया देखिए, इसमें यदि मैं इसका नामकरण कर दूं, ये है स्थिति, ये प्रयोग ए मान लीजिए, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ तो जहाँ से गिराया गया था ठीक उसी ऊंचाई तक ये बॉल दूसरे आनत तल पे पहुँच गई।
अब देखिए उन्होंने क्या किया कि दूसरी स्थिति में यह तो ऊंचाई उन्होंने आनत तल का झुकाव समान रखा, लेकिन यहाँ आनत तल के झुकाव को बढ़ा दिया। देखिए ये कोण बढ़ गया है। जब बॉल को यहाँ से गिराया गया तो देखा गया, उन्होंने देखा कि अरे बॉल जिस ऊंचाई से यहाँ गिरी थी, जो भी इसकी ऊंचाई होगी, वह दूसरे ओर भी यहाँ उतनी ही ऊंचाई तक गई। ये ऊंचाई उतनी ही थी और उस ऊंचाई तक जाने के कारण देखिए ये दूरी इससे अधिक हो गई। अब देखिए तीसरी स्थिति में सी में उन्होंने क्या किया कि इस आनत तल के झुकाव को और बढ़ा दिया। जब बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि ये जो दूरी थी उसके अपेक्षा ये दूरी अधिक थी, लेकिन यह जो ऊंचाई थी और यह ऊंचाई थी दोनों बराबर है। अर्थात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी एक आनत तल से किसी बॉल को लुढ़का दिया जाए और सतह घर्षण रहित हो तो बॉल उसी ऊंचाई तक दूसरे आनत तल पे जाती है, चाहे दूरी कुछ भी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि यदि मान लीजिए हम किसी आनत तल से किसी बॉल को गिराएं और दूसरे तल को हम लोग यहाँ पे क्षैतिज कर दें तो क्या होगा, तो यह जो बॉल होगा वह इस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन देखिए इसको ये ऊंचाई नहीं मिलेगी और यह जो बॉल है वो अनवरत गति में ही रहेगा। अर्थात जो गति उसने गिरने के साथ प्राप्त की है वह उसकी गति बरकरार रहेगी यदि यह तल घर्षण रहित हो। और यहीं से जो हमारा जो कॉन्सेप्ट पुराना था कि केवल विराम की अवस्था ही किसी वस्तु की वास्तविक या जो उसकी प्रवृत्ति होती है वह बदल गई। अर्थात यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहेगी यदि उसको वहाँ पे वह बल मिल गया और जो तल है वह घर्षण रहित है। हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने गैलीलियो के इस प्रयोग का बहुत ही अच्छा उपयोग किया और उन्होंने एक नियम दिया जिसको कहते हैं न्यूटन के गति के नियम। उनका जो प्रथम नियम है, देखिए यहाँ मैंने लिखा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, और उस नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कैसे, वो देखिए। उन्होंने कहा न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, या यदि वह एक समान गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे। ध्यान दीजिए, यहाँ शब्द है कोई बाह्य असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं करे, तब तक यदि वह वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, और या यदि वह गति एक समान गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में रहेगी। इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ध्यान दीजिए, जड़त्व का नियम क्यों इसको कहे। आप देखिए, यदि वह विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, उसकी प्रवृत्ति है कि मैं विराम की अवस्था में रहूंगी। अर्थात वह वस्तु अपने विराम की अवस्था के बदलाव का विरोध करती है। अर्थात उसमें एक जड़त्व है कि मैं विराम में ही रहना चाहती हूँ। उसी तरह से यदि वह वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहती है, अर्थात गति की अवस्था के परिवर्तन का वह विरोध करती है। अर्थात उसमें गति के कारण जड़त्व तो रहता है कि मैं गति में ही रहूं, और इस प्रवृत्ति को ही हम लोग वस्तु का जड़त्व भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग देखें जड़त्व क्या है, कितने प्रकार का है, और इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। हमने जड़त्व की चर्चा की थी, आइए देखें जड़त्व क्या है। किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसका जड़त्व कहलाता है। अर्थात यदि वह विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, यदि वह एक समान गति में है तो वह एक समान गति में रहना चाहती है। अब दूसरी चीज़ देखें कि जड़त्व और द्रव्यमान में कोई संबंध है या नहीं। हम जानते हैं यदि कोई वस्तु हल्की है तो उसको गति लाने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ता है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है
तो उसको गति में लाने के लिए हमको अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह यदि कोई कम द्रव्यमान की वस्तु आ रही है हमारी तरफ तो उसको गति को रोकने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो हमें उसे अधिक बल लगाकर रोकना पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। अब हम लोग देखें कि मुख्यतः जड़त्व कितने प्रकार का होता है। देखिए, जड़त्व पहला है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन एंड दिशा का जड़त्व इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ? वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने विरामावस्था के बदलाव का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। गति का जड़त्व वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने एक समान गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है, उसका ये गति का जड़त्व कहलाता है। अब आइए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वस्तु जिस दिशा में गतिशील है, यदि उस दिशा में कोई परिवर्तन होता है तो वह उसका विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को उसका दिशा का जड़त्व कहते हैं। अब हम लोग अगले जो हमारा लेसन होगा उसमें देखेंगे कि जड़त्व का क्या क्या उदाहरण है और वो किस तरह से हमें प्रभावित करता है। इसमें इतना